तो मैं जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू के जेवी जो होता है उसमें आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें दोनों कंपनीज अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, लेकिन उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो सेपरेट ही रहते हैं। सिर्फ उस बिजनेस के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है उसमें आप किसी भी बिजनेस के लिए रिसोर्सेज शेयर करते ही नहीं हैं। वो सिर्फ एक खास पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसे मैंने आपको कहा वैल्यू चेन एक्टिविटी। और मैंने बताया वैल्यू चेन एक्टिविटी क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, रॉ मटेरियल से लेके तो सेल्स तक। उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप अगर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाएगी। जैसे मैंने आपको जब बताया कि जो स्टारबक्स है और बार्न्स एंड नोबल है वो कौन सी वैल्यू चेन एक्टिविटी में रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, वो है सेल्स। अच्छा, इसी तरह जो मैंने आपको बताया अभी कि वो डिज्नी और एचपी जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेशंस। तो आपने तो वैल्यू चेन एक्टिविटी चल रही है, कन्वर्जन हो रही है प्रोडक्ट की और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है या कस्टमर्स को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी एक एक्टिविटी में आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाता है। अच्छा, फायदा इनका ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। नेचर तो हमने देख ली, वो क्या, वो हम जल्दी से देख लेते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे ही लिखे हुए हैं कि रिस्क शेयरिंग एज बर्डन इज नॉट ऑन द शोल्डर्स ऑफ वन कंपनी। जारी बात है। अब दोनों कंपनी उस एक्टिविटी को देख रही हैं अगर वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, या उस प्रोडक्ट को देख रही हैं अगर जॉइंट वेंचर है, तो बर्डन कम हो गया। और इसका फायदा क्या होता है कि वो जो आप प्रोडक्ट या जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, वो आप उसके टारगेट्स को बेहतर तरीके से मीट कर सकते हैं। और लॉस भी हो रहा है तो दोनों कंपनी जो है ना वो उसको बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है तो उसके अंदर भी वो आप जिस भी वैल्यू चेन एक्टिविटी में काम कर रहे हैं और उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है तो दोनों शेयर करेंगे ना उसको, सारी बात है। वो ऑफ कोर्स तय कर लेंगे कि भाई हमें क्या हिस्सा मिलेगा, ये कहलाता चीज है। वो जो एग्रीमेंट होगा स्ट्रेटेजिक अलायंस में उसमें तय होगा कि भाई आप हम इस एक्टिविटी में इकट्ठे हो रहे हैं और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से हम कितना कितना शेयर दोनों कंपनीज को मिलेगा। वो कहलाता कहानी है, एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो असल चीज है पॉइंट को डेवलप करना। तो बर्डन कम हो गया, शेयर हो गया, रिस्क शेयरिंग हो गई। तो उससे आगे फायदा एक तो ये कि आपके एक तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि दो कंपनीज इन्वॉल्व हो गई, एक से भला दो बोलते हैं हम इसे। और अगर इवन इन केस ऑफ के लॉस या वो उस प्रोजेक्ट ने स्टार्ट में आपको नहीं पे ऑफ किया या इट वाज अ फेलियर, तो स्टिल आप जो है ना वो ये नहीं है कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल टर्म्स में, क्योंकि वो दोनों ने शेयर कर लिया और प्रॉब्लम नहीं हुई। कंपेयर टू अगर अकेले स्टार्ट करते और आपको हैवी लॉस हो जाता है या वो ना कामयाब होता तो आपको प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि आपका जो पुराने बिजनेस हैं एग्जिस्टिंग उनकी फंडिंग में भी फिर प्रॉब्लम होनी थी। अच्छा, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ऑफ कोर्स आप अब स्केल बड़ा कर रहे हैं, यही मकसद है असल में आपका। तो बड़े स्केल पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट तो कम होगी। और क्योंकि दोनों का कैपिटल शेयर हो रहा है, तो दोनों का अगर कैपिटल शेयर हो रहा है तो फिर आप जो है वो जो बल्क बाइंग एडवांटेज है वो तो फिर आप अवेल करेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स की क्या होती है, ठीक है ना, पहले भी बात हुई है। शेयर टेक्नोलॉजी आगे तो अपना ये भी दो, अगर ये मैं अगर बात करूं जॉइंट वेंचर में तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि फर्ज किया एक कंपनी के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस प्रोजेक्ट में। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी है जिसमें कॉस्ट कटिंग ज्यादा है या सेविंग ज्यादा है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो कम टाइम में ज्यादा चीजें बना के दे सकती है, तो वो फिर आप जैसे कि एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं कि कोई दो कंपनीज हैं वो आपस में जॉइंट वेंचर कर रही हैं और उन्होंने कहा हम मिलके हेलीकॉप्टर बनाएंगे। और वो कंपनी पहले भी जो है वो कार मोटर्स के इंजन बनाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आप जो और उनके कार मोटर के जो इंजन, जो कार मोटर के इंजन हैं वो बहुत एफिशिएंट है, फ्यूल की इकोनॉमी है उनकी और रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो आपने कहा कि फिर हम जब हेलीकॉप्टर का काम कर रहे हैं तो इंजन हम इस कंपनी का इस्तेमाल करें। दूसरी कंपनी कहेगी कि इंजन आप लेकर आए हेलीकॉप्टर का, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें आप स्ट्रांग हैं। और अगर मैन पावर हमारी अच्छी है तो हम वो ले आएंगे। तो ये इस तरह से टेक्नोलॉजी शेयर हो जाती है और फिर वो जो बिजनेस है वो एक उसको कंपैरेटिव एडवांटेज भी हो जाता है, जो उसके राइवल बिजनेसेस हैं या दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये एक फायदा। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी वो जाहिर बात है प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो सेल्स में भी हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकती है कि अगर आप चीजें मार्केट तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। अच्छा, तो फिर
तो उससे क्या होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज। अच्छा, फिर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी एक एडवांटेज है। वो यही कि दो बिजनेसेस हैं जो इकट्ठे हुए हैं और आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है उस स्ट्रेटेजिक अलायंस में या जॉइंट वेंचर में, तो एक कंपनी ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, दूसरी कंपनी ने किया हुआ है, तो दूसरी कंपनी अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पर इस्तेमाल कर सकती है और वो जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बना सकती है। जैसे कि अगर कंपटीशन एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए तो सर्वाइवल मोड में कैसे जाना है, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन करना है या प्राइस को डाउन करना है या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी है, मतलब तो उस वक्त अगर वो बिजनेस जिसने कभी इंटेंस कंपटीशन फेस नहीं किया हुआ, उसके लिए ये एक काफी मुश्किल सिचुएशन होगी कि हाउ टू डिसाइड, और कहीं वो जो आप डिसीजन लें वो कहीं बैकफायर ना करें। तो आप चाहेंगे कि ऐसा ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करें जो पहले से यूज हुई हो, कहीं पर जो पहले से अप्लाई हुई हो, ट्रायल एंड टेस्टेड हो। तो फिर वो एक बिजनेस जो कि जैसे जिसने कंपटीशन पहले देखा हुआ था अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, वो बताएगा जनाब हमने ऐसे टैकल किया था, तो हम यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे हम प्राइस को कम कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह कोई एक बिजनेस है, उसने कभी लॉस देखा ही नहीं है अपने जब से वो स्टार्ट हुई है, और दूसरे बिजनेस ने लॉस भी देखा हुआ है, वो जिस इंडस्ट्री से आई है, तो अचानक इस प्रोजेक्ट में लॉस शुरू हो गई। अब उनको नहीं पता लॉस से कैसे निकलना है, दूसरे बिजनेस में देखा हुआ है, तो उनको पता है कि हमें क्या करना है, लॉस से कैसे निकलना है, कि हमें किस तरह अपनी प्रोडक्ट को बेचना है या अपनी कॉस्ट को कैसे कम करना है जिससे लॉस कम हो। तो ये एक्सपीरियंसेस आपको टफ टाइम में सर्वाइवल मोड में आसानी से ले आते हैं और आप उस टफ सिचुएशन से गुजर जाते हैं। वो टफ सिचुएशन इंटेंस कंपटीशन हो सकता है, वो टफ टफ कंपटीशन ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स का इनकम लेवल गिर गया है, तो अब आपको उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना है, मतलब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, वो ले ही नहीं सकते वरना। या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी है, आपकी चीजें महंगी हो गई हैं, तो अब आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉस्ट कटिंग नहीं की तो टैक्स लगने से चीज तो महंगी हो जाएगी, या फिर टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा। दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंसेस आपको इन जो टफ सिचुएशन है, ऑफ कोर्स टफ सिचुएशन एनवायरमेंटल चेंजेस से आती हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस ये नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है बादल आए हुए हैं, बिजनेस एनवायरमेंट की जो चेंजेस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उनके जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कंपटीशन है, कंज्यूमर का ट्रेंड है, इकोनॉमिक चेंजेस है कि मुल्क के अंदर हालात कैसे चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं। तो इन में आप जो है ना वो इस टफ कंडीशन से जब गुजर जाते हैं, तो जब ये टफ कंडीशन आती हैं तो कई राइवल बिजनेसेस क्लोज डाउन हो जाते हैं, और जो सरवाइव कर जाते हैं फिर वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, कंपटीशन भी उनका कम होता है, और वो चूंकि कंसिस्टेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनका जो ब्रांड इमेज बनता है वो किसी, आपको इमेजिन करो आपका ये कंपनी बंद हो गई थी दोबारा शुरू हुई है, तो इंप्रेशन क्या बनेगा आपको। और एक कंपनी जो कि थ्रू आउट आप सुन रहे हैं कि प्रोडक्ट बना रही है, तो ऑफ कोर्स फिर वो अनदर जो लीग ऑफ बिजनेसेस है उनमें शामिल हो जाएगी, टॉप पर। तो ये आपको फायदा है। मैंने कल भी आपको एक बताया था, फ्रेज दी थी क्या, कि व्हेन थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। जो टफ होगा वो सिचुएशन से निकल जाएगा और वो आगे ही जाएगा, वो फिर वो नो स्टॉपिंग वाली बात हो जाएगी। अच्छा, फिर इजी टू एंटर फॉरेन मार्केट्स। भाई अब ये भी बिल्कुल, अभी मैंने आपको जो हिंडे और निषाद की एग्जांपल दी थी, तो उसमें यही था ना कि हिंडे पहले यहाँ काम करती रही है, सेंट्रो की जो कार थी वो बनाती रही है, लेकिन फिर वो डिसकंटिन्यू कर दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो निषाद है वो जो बनाता है कपड़े वगैरह, वो एक हाई इनकम ग्रुप के लिए बनाता है, ठीक है। तो हम फिर ये इनको ज्यादा पता है कि लोग जो है ना वो किस किस्म की, हमें प्राइस टैग क्या रखना चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो बजाय कि एक नई कंपनी एक नई कंट्री में आ रही है तो उसको लोगों के कल्चर के बारे में, इनकम लेवल के बारे में, कंपटीशन के बारे में नहीं पता, तो बेहतर है कि वो किसी लोकल कंपनी के साथ यहाँ पे मर्ज कर ले, क्योंकि लोकल कंपनी उनको लोकल इन्फॉर्मेशन आसानी से दे सकती है, एंड दे कैन मेक चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, तो वो उनका दैट विल मेक देयर प्रोडक्ट मोर सक्सेसफुल। इस तरह एक गाड़ी यहाँ पे एक यूनाइटेड ब्रावो के नाम से है, इतनी चलती तो खैर नहीं है, लेकिन गाड़ी भारत है, यानी कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी है वो। तो लेकिन बाहर लोग उतना नहीं लेते उसे। तो लेकिन वो भी यूनाइटेड और ब्रावो दो कंपनीज हैं जिनका जॉइंट वेंचर है वो। और यूनाइटेड जो है ना वो मोटरसाइकिल बनाती थी कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, और यूनाइटेड की बाइक भी आपने शायद देखी है। और ब्रावो जो है वो चाइनीज कंपनी थी। तो चाइनीज कंपनी ने कहा कि ये ऑलरेडी के पाकिस्तान की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, माना गाड़ी नहीं बनाई लेकिन इन्हें आइडिया है, तो बेहतर है कि इनके साथ मर्ज कर लिया जाए। तो इस तरह से कंपनीज करती हैं, पर्टिकुलरली जब उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर
जो है ना अपने ऑपरेशंस को लेकर जाना है, तो ये इसमें रिस्क कम हो जाता है। अच्छा जी, तो वी आर डन विद दिस। और अब इसके भी चूंकि हम क्वेश्चन देखने हैं हमने, तो अब आपको जैसे बताया था कि इसमें सिर्फ पेपर 3 ही नजर आ रहा है हमें, और अब पेपर 4 भी आता है, तो हम एनीवे हम पेपर 3 के क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने इन क्वेश्चन को किस तरह से कन्वर्ट करना है नए पैटर्न के मुताबिक जहां मुझे लगेगा। अच्छा, इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले 8 नंबर का क्वेश्चन दिया करने के लिए पहले, और P3 में केस स्टडी भी होती है। तो अभी मैं स्टिल आपको केस स्टडी जरूर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलें हम कुछ 1 2 3 चैप्टर और कर लें, फिर केस स्टडी भी के साथ। केस स्टडी खैर पहले भी दी थी, लेकिन बड़े क्वेश्चन जैसे कि 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो वो भी देख लें। अच्छा, मैं एनीवे अभी अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी। ये है जी, एनालाइज द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस फॉर केकेएस ऑफ टेकिंग ओवर वेंटो यू। ऑफ कोर्स ये मैंने केस तो मैं पेपर तो बताया हुआ, नवंबर 2017 वेरिएंट 1। तो ये आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं ये क्वेश्चन, और जिनको नहीं मिलता मुझे बता दें, मैं उनको वो वाला पेपर भेज दूंगा जिसमें केस स्टडी भी दी होगी, क्योंकि आपको केस स्टडी पढ़नी है, और आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और माहिर आपके लिए वही कि आप अभी टाइम नहीं करोगी, आपको मैं पहले बताऊंगा, वीकेंड आ रहा है तो मैं कोई टाइम निकाल के ना, तो आपको पहले समझाऊंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तो फिर हम करेंगे। अभी बाकियों के लिए आप सकीना तो निकाल ही लोगी, और अरीबा आप भी नहीं मिलेगा तो डू लेट मी नो, मैं पासवर्ड शेयर कर दूंगा, आप भी आप ले लो खुद ही। अच्छा ओके फाइन। तो एक तो ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा फिर हम, अच्छा 12 पे अभी नहीं जाते अभी, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का नहीं है, ठीक है, एक बात। ये है 8 नंबर, 10 का नहीं आता। दूसरी बात, एनालाइज द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, अब होगा एनालाइज 2 पॉसिबल डिसएडवांटेजेस, क्योंकि वो 2 पूछते हैं, ठीक है। और नंबर आपको पता है कि 2 नंबर नॉलेज के हैं लेवल 1 पे, 2 नंबर एप्लीकेशन के, वो भी लेवल 1, और 4 नंबर आपके एप्लीकेशन एनालिसिस के हैं, और वो लेवल 2 पे जाना है, ठीक है। तो ये भी आपने करना है, और ये भी काम अब आ जाएगा। सकीना आपने तो किया हुआ है, और अरीबा आप करके देंगी मुझे, उन्होंने अभी नहीं किया, पिछला भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ आई गेस, तो वो भी मुझे करके देना है। नहीं, अ, मैंने कर लिया हुआ है पिछला अच्छा, क्वेश्चन। और मैंने आपको भेज भी दिया ना। यस सर। ओके, और वो आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बल्कि आपकी तारीफ करके भेजा है कि वो, मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए ना ए से लेके, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अच्छी बात ये है कि यू हैव लर्नड हाउ टू आंसर क्वेश्चन, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट करना है, तो आपने नहीं, यू डेंट मिस आउट ऑन दैट। अच्छा, अब हम तो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। आगे आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 3, तो इसको देख लेते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते क्या हैं? ऑफ कोर्स ये वो इन्फ्लुएंसेस हैं जो बिजनेस के बाहर हैं, विच आर आउटसाइड द बिजनेस, बट दे डू अफेक्ट द बिजनेस। और अगर बिजनेस इन इन्फ्लुएंसेस को कंसिडर नहीं करेगा, तो बिजनेस कोई भी स्ट्रेटजी बना ले, दे आर नॉट लाइकली टू बी सक्सेसफुल एट ऑल। और पहला जो इन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है वो है पहले लीगल कंस्ट्रेंट ऑन बिजनेस एक्टिविटी। तो इसका मतलब है आसान लफ्जों में गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट में जो बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि जो विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, तो उसमें चेंजेस आती हैं, तो बिजनेस को क्या करना होता है? अब कोई अगर लॉ पास किया है तो बिजनेस तो कुछ नहीं कर सकता। कोई कंपटीशन आया है तो बिजनेस ने कैसे रोकना है उसे? आ गया, अब गाड़ियां आ गई ना, तो टोयोटा होंडा सुजुकी ने कौन सी रोक ली उन्हें, ठीक है। या मुल्क में कोई रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक चेंजेस आ गई, कुछ भी हुआ, आप उसको रोक नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं एट द मैक्सिमम, आप यू कैन मेक चेंजेस इन योर बिजनेस अकॉर्डिंगली, ताकि आप उन चेंजेस के मुताबिक अपना प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्ड करना होता है व्हेन चेंजेस हैपन, या ये जो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, इफ दे कम, तो आपने उसके हिसाब से अपने बिजनेस में वो चेंजेस लेके आने हैं। अच्छा, तो रिस्पॉन्ड करना है आपने। अब पहले आ गया लीगल कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बिल्कुल है। द लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, अब देखते हैं जल्दी जल्दी से इसमें कि लीगल कंस्ट्रेंट में पहले जो लॉज आते हैं वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस ने वर्कर्स रखने होते हैं, तो वर्कर्स को रखते हुए बिजनेस को इन लॉज को कंसिडर करना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में लेबर महंगी है, और आप कम पैसों पर रख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं, मतलब आप रखेंगे और आपने वो पैसे उतने ना दिए, तो वहां पे तो जो लेबर कोर्ट है वो बड़े स्ट्रांग है, वहां पे बहुत महंगा किस्म का केस हो जाएगा। हमारे यहाँ उस तरह से
जो लीगल इन्फोर्समेंट होती नहीं, जबकि लॉ यहाँ भी बने हुए हैं, लेबर कोड यहाँ पर भी है। लेबर कोड मतलब कि अगर वर्कर को कोई इशू है, उसके साथ ज्यादती हुई है, तो कोई अनजस्ट बिहेवियर हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो कांटेक्ट कर सकता है लेबर कोर्ट को। लेकिन अब वो वकील हायर करना और वो सारा मामला, और केस जीतेंगे तो उनको वो पैसे वापस जरूर मिल जाएंगे जो उन्होंने खर्च किए हैं केस पे, नहीं जीतेंगे तो नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ तो केस के फैसले ही नहीं होते कितने कितने साल, तो यहाँ पे जरा थोड़ा हम वीक हैं। एनीवे, अब पहला जो लॉ है वो है जी रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट आपको पता है ये प्रोसेस होता है वर्कर्स को हायर करने का, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एग्रीमेंट होता है, अगर आपने वर्कर्स हायर कर लिए हैं तो आपने एक एग्रीमेंट देना होता है रिटर्न फॉर्म में वर्कर्स को, कि ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी सैलरी है, ये आपकी टाइमिंग है। और वो कॉपी एक दे दी जाती है उसको, और एक कॉपी मैनेजमेंट के पास भी होती है, कि इन केस कोई कंफ्यूजन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। और ना वर्कर इनकार कर सकता है कि जनाब मैंने तो एग्री नहीं किया था, इतना काम तो मैं नहीं कर सकता, कि मेरी इतनी सैलरी क्यों है। तो वो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें इशू नहीं होता। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड विद मी ना। मैं एक जगह जॉब स्टार्ट की मैंने पाक तुर्क में, तो वहाँ एग्रीमेंट हो गया, मुझे दे दिया। जब सैलरी आई तो कम आई, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं प्रिंसिपल के पास चला गया। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी नहीं जी, आपसे हमारी यही नेगोशिएशन हुई थी, जो सैलरी आपको मिली है। तो मैंने कहा ओके, आई हैव द कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन शो इट टू यू। तो जैसे मैंने ये कहा तो उन्होंने आगे को बात ही नहीं की, उन्होंने कहा अच्छा ओके ओके, वी विल ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। तो इसका मतलब है कोई इशू हो जाए तो आपके पास ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनफोर्स योर राइट्स। ये, और ये दोनों साइड्स पे होता है। मतलब जो मैनेजमेंट है वो भी अगर वर्कर काम नहीं कर रहा या नेग्लिजेंट है और कहे जी मुझे तो ये काम दिया ही नहीं गया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट को आपके कोर्ट में प्रेजेंट करके उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, टर्मिनेशन, आप वर्कर को निकालना है तो किसी तरीके से निकालना है ना, लॉज बने हुए। तो उसके हिसाब से आप, मतलब क्या, जैसे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जो काम वाली आती है वो तो नहीं, वो तो किसी आप कह लो कि खाते में आती नहीं ना। वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, काम कर रही ठीक है, नहीं करनी ना करें। हम बकायदा जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने अगर वर्कर को निकालना है तो यू हैव टू गिव दैट वर्कर 1 मंथ नोटिस। आप बगैर नोटिस के नहीं निकाल सकते। और अच्छी कंपनी तो वो होती है जो कि आपको साथ में वो कॉम्पेंसेशन पैकेज भी दे देती है, जिसको बोलते हैं रिडंडेंसी पेमेंट। कि रिडंडेंसी मतलब आपने एक वर्कर को निकाल दिया, उसकी गलती नहीं थी, वो टर्मिनेशन नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन हो सकती है। अगर आपने किसी वर्कर को निकाला है जो परमानेंट था, तो परमानेंट वर्कर वो होता है जिसने काम करना है जब तक वो जिंदा है। तो उसको अगर निकालना है आपने, तो आपको फिर 1 मंथ का नोटिस देना है उसे। और उसको वो 1 मंथ का नोटिस देना, और वो सैलरी, और अगर आपने नोटिस वो वर्कर को नहीं रखना 1 महीने भी, तो सैलरी फिर भी देनी पड़ेगी। यानी कि वर्कर घर भी बैठ गया है तो सैलरी आपको वो 1 महीने की देनी पड़ेगी। बहरहाल ये मैंने कहा आपको बताऊं कि लॉ का पार्ट है, टर्मिनेट करते हुए भी आपको ये देखना होता है। हाँ, अगर वो वर्कर आप कह लो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 महीने का हुआ है, 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसको टर्मिनेशन नहीं बोलेंगे। भाई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया। मतलब मैं एक विजिटिंग टीचर हूँ और मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो और बात है कि वो खुद ही रिन्यू हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से स्कूल के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन जेन्युइनली ये देखें तो ऐसे ही है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगले साल मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं टर्मिनेट हो गई। भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो था, तो वो कंडीशन, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर नेक्स्ट ईयर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर गई तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो टर्मिनेशन नहीं है। टर्मिनेशन का मतलब है आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 6 महीने में खत्म कर दिया। तो उसके पीछे या तो सॉलिड रीजन है आपके पास, रीजन ये है कि वर्कर वाज फाउंड कमिटिंग फ्रॉड, या कोई ऐसा लीगल, आप कह रहे हैं कि सीरियस किस्म का जो है ना एलिगेशन आपने लगाया है, और यू आर एबल टू प्रूव इट इन द कोर्ट एज वेल, तो फिर तो आप टर्मिनेट करेंगे, वो एक और बात है। बहरहाल अदरवाइज अगर आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं तो फिर आपको वही टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। वो 1 महीने का नोटिस भी हो सकता है, बाद का 2 महीने का भी होता है, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे, यानी कि मैनेजमेंट पे भी और एम्प्लॉय पे भी। अच्छा, पहले देखें क्या है मिनिमम वर्किंग एज। आप चाइल्ड लेबर नहीं रख सकते, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान में तो खैर रखते हैं चाइल्ड लेबर बेतहाशा, घरों में भी रखती हैं, वर्कशॉप में भी रखती हैं, दुकानों में भी रखते हैं, कहाँ नहीं रखती। तो बाहर ये हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहते हैं उनकी एज है खेलने की, कूदने की, पढ़ने की। और ताकि वो अच्छे से, और उनकी ये एज नहीं है कि वो हैवी लोड उठाएं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वह एक्सट्रीम एफर्ट करें फिजिकली, क्योंकि उनकी बॉडी अभी डेवलप कर रही है। एक बात ये भी है। और वो इस तरह तो अगर कहीं काम पे लग जाएंगे सारी जिंदगी काम ही करेंगे, फिर और तो कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं, तो उसी में रह जाएंगे। भारत तो एक तो ये आप नहीं रख सकते उनको। लेकिन ये है कि मिनिमम वर्किंग एज
रखी क्यों गई है? क्योंकि आप छोटे वर्कर जो चाइल्ड लेबर है वो आप कम पैसों पे भी रख सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो देयर राइट्स। उन्हें कहाँ लॉ का पता होता है कि मिनिमम वेज क्या होती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम वेज रखी हुई है कि इससे कम आप वेज नहीं दे सकते, तो एक बच्चे को क्या पता जो 15 साल का है, 14 साल का है, या 12 साल का है, वो बेचारा काम पे काम करता है। तो ये वजह है, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, तो वो अलाउ नहीं करते। लेकिन आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, आपको सस्ता पड़ रहा है, आपकी वेज कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये हम पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड और केस में लिखा हुआ है कि वो चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करते हैं, तो बताएं इसके क्या फैक्ट होंगे। तो एक फैक्ट ये होगा, दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है, आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, फिर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन क्या है जी? कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब फर्क करना। आप दो एम्प्लॉयज में फर्क कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉय का कैलिबर ज्यादा है, वो हार्ड वर्किंग भी ज्यादा है, लेकिन फेवर दूसरे को दे रहे हैं। और फेवर क्या है? फेवर वो हायर करने में भी हो सकती है। दो कैंडिडेट थे, लेकिन आपने जो आपका रिश्तेदार था या आपकी कास्ट से बिलोंग करता था, या आपने पर्सनल प्रेफरेंस प्रेफरेंस उसको दी है और उसको हायर कर लिया है। इसी तरह किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देनी है, तो आपने उस एम्प्लॉय को प्रमोशन दी है जो आपके ज्यादा करीब है, आपका दोस्त है, या आपके फैमिली सर्कल में आता है, सोशल सर्कल में आता है, आपकी कास्ट से बिलोंग करता है, वगैरह वगैरह। तो ये भी इलीगल है। अगर आपने मेरिट पे रिक्रूटमेंट नहीं की, या मेरिट पे आपने प्रमोशन नहीं दी, तो हम कहेंगे अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। फिर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स वो दिए गए हैं, और वो नॉर्मली होते हैं 8 आवर्स इन अ डे और 5 डेज इन अ वीक, ये दिया जाता है। तो उससे ज्यादा अगर काम करवाना है आपने, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका कभी भी जो है वो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स से ज्यादा का नहीं होगा, ओवर टाइम का अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जी हम काम कर रहे हैं तो हमें इतने पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा। और वो ओवर टाइम जो रेट होता है ना, वो नॉर्मल रेट से ज्यादा ही होता है, क्योंकि वर्कर्स ऑफ कोर्स फिटीग्ड होते हैं, थके होते हैं सारे दिन के, तो वो फिर तभी काम करेंगे। और वो भी उनको फोर्स नहीं कर सकते, काम करना चाहें तो करें, ना नहीं करना चाहते तो नहीं करें। लेकिन ये अप्लाई हो रहा है अगेन, वो जो फुल टाइम वर्कर्स हैं उनकी बात हो रही है। हमारे यहाँ तो जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, आपकी काम वालियां भी आती हैं, वो तो 2 घंटे काम करके निकल जाती है ना। अच्छा, तो फिर लीगल राइट ऑफ एन एम्प्लॉय टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय का राइट है कि उस पर काम पे रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट दें। तो मुझे याद है, मैं अब कई दफा होता है कि स्कूल में मैं, अब क्लासेस शुरू हुई थी, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला होता। वो और बात है, मुझे पता है कि इन्होंने तो मुझे देना ही है, पुराना टीचर हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ फिर एचआर के पास, मैं कहता हूँ कि जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो दें, कि कल को सैलरी को ट्रांसफर कर दें या ना दें। मैं वर्स केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि भाई आप यहाँ पर एम्प्लॉयड भी हैं, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा लाखों का। तो इसीलिए मैं फिर कहता हूँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं जल्दी से। तो फिर वो कहते हैं जी आपको 1-2 दिन में दे रहे हो, तो मैं फिर परसू करता हूँ और फिर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ कि मेरे पास कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये एम्प्लॉय का राइट है, ये भी लॉ है। आप अगर नहीं दे रहे तो एम्प्लॉय आप के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, लेकिन उसके पास सबूत है कि सैलरी आ रही है, वो एम्प्लॉय है, ये भी है ना, कोर्ट में प्रूफ भी तो करना होता है। तो वो कहेगी मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे पास ये आप ये कार्ड बना हुआ है एम्प्लॉय का, और ये सैलरी भी मेरी आ रही है इस बैंक अकाउंट से, तो वो चेक भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉय है यहाँ पे। और फिर जो है ना ये भी अच्छा, क्योंकि एक और चीज खाली ये नहीं है कि आपको सैलरी नहीं देंगे, वो ये भी कि आपके वर्किंग आवर्स हैं वो डिसाइडेड होते हैं ना। कोई आपको फोर्स कर रहा है ज्यादा घंटे काम करें, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना ज्यादा घंटे काम नहीं करना, तो इसलिए आपको चाहिए होता है। आपकी हॉलीडेज, यानी कि कौन सी हॉलीडे विद पे, वो भी पहले से डिसाइडेड होती हैं। जैसे कि आप जो है ना 1 महीने की छुट्टियां एक साल में नॉर्मली कर सकते हैं। अब हम जो टीचर हैं उनको भी होता है कि गर्मी की छुट्टियां हैं तो उनकी सैलरी आपको मिलनी है, या कितने महीने की मिलनी है, ये भी डिसाइड किया जाता है। अच्छा, तो ये अब अगर मैं इस पे, चूंकि हमने बिजनेस पे इम्पैक्ट देखना है, मिनिमम वर्किंग एज अगर लॉ आएगा तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बात, क्योंकि अब आपको रखना पड़ेगा अडल्ट, अडल्ट तो ज्यादा पैसे मांगेगा। फिर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो इससे एक क्या इम्पैक्ट आएगा? इमेज खराब होगा, और गुड वर्कर्स वुड नॉट लाइक टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको अच्छे वर्कर हायर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स अगर रखे गए हैं, इसका मतलब आपको अगर और घंटे काम कराना है, लेट से पीक सीजन चल रहा है और वहां पे आपको डिमांड ज्यादा है और आपको ज्यादा काम करना है, वर्कर्स अपना काम करके चले गए, आपको नाइट शिफ्ट लगानी है, तो यू हैव टू हायर मोर वर्कर्स, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की वजह से, क्योंकि आपको उन वर्कर्स को भी पैसे देने पड़ेंगे, ये आपको ओवर टाइम के पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है जी, और फिर ये जो लीगल राइट है एम्प्लॉय का
ये इससे आपको इम्फेक्ट ये आ रहा है कि आपको एम्प्लॉयज को विद पे हॉलीडेज भी देनी है। और जब एम्प्लॉय एक महीने की छुट्टी पे गया हुआ है, पैसे उसे मिल रहे हैं, तो एक महीने की छुट्टी पे काम कौन कर रहा है? कोई और बंदा। आपको टेम्पररी कोई और बंदा हायर करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। फिर वेज भी वो देनी है जो डिसाइडेड है आपकी पहले से। मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 साल का, बीच में कीमतें बढ़ गई, बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आपके जी आपकी बेच कम कर देंगे। आपको उस साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, बाद में चाहे आप उसको रखें ना। लेकिन तो ये आपकी, इसका मतलब है जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन इसका फायदा भी है। फायदा क्या है? एक अच्छा इमेज भी आता है यार, और आप उसको जो है वो पोर्ट्रे भी कर सकते हैं कि हम चाइल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं करते, वी डू नॉट हैव अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। जो ये चीजें, तो ये आप प्रमोट जब करेंगे तो एक तो कंज्यूमर्स पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार अगर ये एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीट करते हैं तो दे मस्ट ट्रीट देयर कस्टमर्स वेल एज वेल। तो और उसके अलावा ये कि आपके लिए अच्छे वर्कर्स को भी फिर हायर करना प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे वर्कर जो एबिलिटी रखते हैं वो कहेंगे यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें वी विल बी गिवन द ड्यू क्रेडिट एज वेल। हाँ, एथिकल बिजनेस भी कहलाएगा। और एक आपका जो ब्रांड इमेज बनेगा उसमें अगर आप प्राइस अब ज्यादा भी चार्ज करते हैं ना, स्टिल कस्टमर्स वुड लाइक टू बाय फ्रॉम यू। लेकिन वहां पर पाकिस्तान में तो छोड़ दो, एथिकल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। एथिक्स मतलब एक बिजनेस एथिक्स है कि क्या सही है और क्या गलत है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो वरना तो बिजनेस का काम होता है प्रॉफिट कमाना। उसका फायदा ये होता है कि अगर आप ही कर रहे हैं तो आप गुड बुक्स में आए थे लोगों की, और आपकी प्राइस ज्यादा भी है तो मैटर नहीं करनी, लोग फिर भी आपसे ही लेंगे। बाहर तो ऐसे ही होता है। बाहर अगर आप गुड बुक्स में हैं, एथिकली एथिक आपके बिजनेस एथिक्स हैं, तो आप प्राइस ज्यादा भी चार्ज करेंगे। आपने कहा जी हम चाइल्ड लेबर नहीं रखते इसलिए हमारी कॉस्ट ज्यादा है, तो हम इसलिए प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, तो लोग कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। हमारे यहाँ हमारा लिए इस चीज की इतनी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आगे मिनिमम वेज लेवल, ये भी लेजिस्लेशन में ही आ रहा है। और इससे भी क्या होता है इम्पैक्ट आपका, वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी बिजनेस की, सारी बात है। तो और वो वर्क एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे हैं ना आप, कि वर्कर को बेचारा कोई गरीब है तो उसको आप जो है कम पैसों पे हायर कर लें, और वो कहे जी जनाब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज द वर्कर हैज टू सपोर्ट हिज और हर फैमिली। तो वहाँ मिनिमम वेज लेवल उस वर्कर को प्रोटेक्ट करती है कि भाई नहीं, मजबूर हो या ना हो इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो ऑफकोर्स उससे आपकी कॉस्ट तो जरूर बढ़ेगी। और वो बिजनेसेस जो मिनिमम वेज, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बिजनेस है ये जो केस स्टडीज में क्वेश्चन भी आए थे, वो मिनिमम वेज है, फर्ज किया मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी है $800, तो आप दे रहे हैं $900। अब वहां लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने लीगल मिनिमम वेज बढ़ाकर $800 से $900 कर दी है। बताएं बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर ये एक इम्पैक्ट है, आते हैं इस वाले से, एक नहीं आएगा वो और भी इम्पैक्ट होंगे, मैं एक ही बात ही कर रहा हूँ। तो आप क्या बताएंगे इसमें? आप कहेंगे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी $900 पे कर रहा है, और अब वो मिनिमम वेज $800 से $900 हो गई है, तो मिनिमम वेज पे तो अभी भी दे ही रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं, तो उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन आप साथ ये भी लिख सकते हैं कि काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे, ठीक है, वो क्या कि भाई लेकिन वो अब अगर जो नए वर्कर आ रहे हैं उनको $900 मिल रहे हैं, तो वो वर्कर जो 3-3 4-4 साल से काम कर रहे थे वो कहेंगे जी हमें भी $900 मिल रहे हैं, हम सीनियर हैं ये जूनियर हैं, इनको $900 हमें तो हमारी बढ़ाएं। तो इवेंचुअली आपको शायद उनकी वेज बढ़ानी पड़ जाए। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन वो सीनियर एम्प्लॉय जो है कहेंगे कल के जो लोग हैं जो अभी हायर हुए हैं उनकी वेज हमारी जितनी क्यों है, तो यू माइट हैव टू इंक्रीज द वेज ऑफ सीनियर वर्कर्स हु आर वर्किंग। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क की बात कर लें अगर हम, तो आपको ख्याल रखना है कि वर्कर्स की जो हेल्थ है, जैसे कोई भी जो वर्क प्लेस है वो डेंजरस ना हो फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। जैसे कि वर्क प्लेस शुड नॉट बी टू हॉट और टू ह्यूमिड जहाँ सफोकेशन होती है, या अगर मशीन वहां पर है और वर्कर्स आर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग हाउ टू यूज मशीनरी को, बहुत डेंजरस है, तो वो जरूरी है आपके लिए। तो ये भी लॉ है कि अगर आपने वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी और वर्कर्स को कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, तो फिर वर्कर कोई क्लेम करता है अगर, तो बिजनेस को बहुत ज्यादा फिर जो है ना वो पेनल्टी या फाइन पड़ सकती है। क्योंकि अगर तो बॉडी इंजरी, बॉडी बॉडीली इंजरी है, जैसे कि कोई फर्ज किया बाजू जाया हो गया, टांग जाया हो गई, उसकी तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है, इसका मतलब उसके लिए आप जितना मर्जी क्लेम कर लें वो अलाउड है। या जान चलेगी किसी वर्कर की, और ये साबित हुआ कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द वर्कर, बल्कि आपने वर्कर को प्रॉपर गाइड ही नहीं किया कि इस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर आप पर ही आएगा।
लेकिन हाँ, अगर वो वर्कर की नेग्लिजेंसी हुआ है और आप बताएंगे कि हमारे पास एक वो वर्क मैनुअल था, हमने हर वर्कर को दिया हुआ था और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी, तो फिर ऑफ कोर्स आपका कसूर नहीं है, वर्कर ने वो नेसेसरी प्रिकॉशन नहीं लिए जिसकी वजह से वो इंजरी कॉज हुई है, वो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा, अब वो इक्विप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस विद सेफ्टी इक्विपमेंट आपको रखनी है। आप कोई अगर वेल्डिंग का काम कर रहा है तो आपको प्रॉपर उसको गॉगल्स प्रोवाइड करने हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो उसकी प्रॉपर इक्विपमेंट होती है, पता है आपको, ग्लव्स वगैरह जो भी है। तो अगर आप कोई डेंजरस केमिकल्स में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी, टॉयलेट की फैसिलिटी, ये बेसिक फैसिलिटी है जो होनी चाहिए सेपरेट। तो वरना वो डेंजरस केमिकल्स हैं, बाद में लंच हो रहा है और आप हाथ साफ नहीं कर रहे हैं और उस तरह ही खा रहे हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस मशीनरी एंड मटीरियल, ये भी। तो प्रोटेक्शन के लिए या तो ट्रेनिंग होती है और साथ में आपकी वो फॉर्मल ड्रेसिंग या इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है। गिव एडिक्वेट ब्रेक्स एंड मेंटेन सर्टेन वर्क प्लेस टेम्परेचर्स, ये मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा हॉट है तो उससे आपकी कस्टमर की हेल्थ जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। जैसे आप कभी ये देखें ना, अगर ये जो हवाई जहाज होते हैं इनमें जो पेट्रोल डलता है, तो आप हवाई जहाज के नीचे जहां इंजन में के पास से जाते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी हीट होती है वहां पे। और वहां लोग काम करते हैं ऑफकोर्स, तो वो आपको लगता है आप दो दो में खड़े हुए हैं। तो वहां पर लेकिन वो सर्टन टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और वो उस वक्त एक, फर्ज किया कि वो 20 मिनट है, लेकिन वो 20 मिनट बहुत भारी होते हैं कि आप वो जहाज के नीचे जब इतने मोटे मोटे पाइप होते हैं जिससे आप जो है वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा एसी में चले जाते हैं ताकि उनका जो वो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करें। मुसलसल वहीं खड़े रहेंगे तो वो फिर ऑफ कोर्स, और ये ऑफ कोर्स जरूरी है क्योंकि अगर उस वजह से वो बीमार होते हैं वो, तो इसका मतलब है कि भाई ये बिजनेस का कसूर था, उन्होंने वो प्रॉपर टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। आप बहुत शदीद धूप में भी निकल जाएंगे बाहर तो 20-25 मिनट बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद नहीं। तो वो फिर उनको वो क्लाइमेट, वो एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर हमारे पास ट्रेड यूनियन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही है। तो ये भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि ट्रेड यूनियन हो सकती है, और जो ट्रेड यूनियन है वो लीगल राइट है वर्कर्स का कि दे कैन बी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, ताकि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। यही काम होता है ना ट्रेड यूनियन का, तो कि वर्कर्स को कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, उनके साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनको सैलरी नहीं दी जा रही, तो ट्रेड यूनियन फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। और वो फाइट कैसे करती है, वो ट्रेड यूनियन में सारे वर्कर्स होते हैं। अकेला वर्कर बहुत वीक होता है, वो अकेला निगोशिएट नहीं कर सकता, तो उसे डर होता है मुझे निकालना दे। लेकिन जब ट्रेड यूनियन निगोशिएट करती है या बात करती है मैनेजमेंट से, तो उसमें तो इतने वर्कर हैं, किसको निकालेंगे। और ट्रेड यूनियन में तो वो ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होती है, तो ये, और आप ये नहीं कह सकते किसी वर्कर को कि आप ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते, ये इलीगल है ये करना। वर्कर का राइट है, वो बनना चाहता है ट्रेड यूनियन का मेंबर तो बन जाए, लेकिन उसके लिए वर्कर को फिर एक मेंबरशिप फी देनी पड़ती है हर साल, वो जरूर आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी, अब इससे भी बिजनेस को अगर देखा जाए तो, अच्छा, मिनिमम वेज से भी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती है। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क अगर आ जाए उससे भी कॉस्ट बढ़ती है। आप ट्रेनिंग देंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही इंप्रेशन, अच्छा वो वर्कर प्रोडक्टिव ज्यादा होंगे। अगर आप उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल उनकी हेल्थ डिटेरियरेट हो रही है, चलो वो ज्यादा इम्पैक्ट तो बाद में आएगा, लेकिन हेल्थ डिटेरियरेट होने से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो नुकसान बिजनेस का ही है। जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो उतनी प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे जितनी के बनानी चाहिए, तो डेडलाइन मीट नहीं हो रही, कस्टमर्स को ऑर्डर्स टाइम पर जा नहीं रहे, तो नुकसान भी है। लेकिन अगर की कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन फायदा भी है, तो आप फायदे वाली पॉइंट भी जेन में रख सकते हैं। ट्रेड यूनियन आएगी तो ट्रेड यूनियन वर्कर्स की वेजेस ज्यादा डिमांड करेगी जब भी लगेगा कि वेजेस लो हैं। और वो कैसे पता चलता है, आप एक वेज दे रहे हैं और मुल्क में महंगाई हो गई जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो ट्रेड यूनियन कह सकती है कि भाई हमारे वर्कर्स की वेजेस बढ़ाएं, अब इस वेज में गुजारा नहीं होता, तो फिर आपको उनकी वेज को भी साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट, ट्रेड यूनियन के होने से बिल्कुल। अब ये ना सवाल था कि ट्रेड यूनियन के होने से बिजनेस को भी फायदा होता है, तो हम दूसरी साइड भी देख सकते हैं। एक तो कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, ये बात आपकी सही है, लेकिन फायदा ये है कि आपको हर वर्कर से इंडिविजुअली निगोशिएट नहीं करना पड़ रहा। पर आपको पता है लो लेवल वर्कर से निगोशिएट करना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती किसी चीज को समझना। फिर मैनेजमेंट अगर कहेगी तो वर्कर्स को ये लगेगा कि यार ये मैनेजमेंट अपना बेनिफिट देख रही है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, वो सिर्फ जो ट्रेड यूनियन को हेड कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, उससे मीटिंग करते हैं, और वो क्वालिफाइड बंदा होता है। आप उससे मीटिंग करते हैं, उसे लॉजिक अंडरस्टैंड, वो लॉजिक अंडरस्टैंड करता है, उसे आपने कन्वे कर दिया, एंड इफ यू आर एबल टू कन्विंस दैट ट्रेड यूनियन हेड, जिसे ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो अब आपकी हेडेक ही नहीं है।
अब बाकी वर्कर्स को समझाना उसका काम है। अब वर्कर्स को स्ट्रीमलाइन करना कि भाई अब वर्कर्स काम करें, पूरी एफर्ट लगाएं, ये उसका काम है। तो आप ये कह लो कि ट्रेड यूनियन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट एज वेल। तो ये एक बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाता है कि मैनेजमेंट बजाय कि अपने ऑपरेशन पे या प्रोडक्शन पे फोकस करे, उन्हें वर्कर से निगोशिएट करने में इतना टाइम लग जाता है, वो नहीं लगेगा यहाँ पर। और ट्रेड यूनियन ये काम भी आपको करके देती है, तो फायदा भी हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा आज के लिए इतना ही काफी है। इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे और